कल हमने पढ़ा था कि हंटर कमीशन के द्वारा उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए थे। आज हम आगे जो अन्य क्षेत्रों में इनके सुझाव दिए गए थे उसके बारे में बताना चाहेंगे। हंटर कमीशन के द्वारा स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए थे वो जानते हैं आज। हंटर कमीशन के द्वारा बालिका जो होती हैं, बालिकाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन तो है ही, लेकिन बालिकाओं की शिक्षा पर भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया था। इन्होंने कहा था, आयोग ने स्वीकार किया कि उस समय भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसने भारत में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए थे। तो ये बोला गया था कि स्थानीय निकायों को, जैसे मैंने बताया था कि स्थानीय निकायों को प्राइमरी एजुकेशन पर भार दिया गया था, तो वही है प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन का भार स्थानीय निकायों को दिया गया था। तो है कि स्थानीय निकायों को बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए शिक्षा व्यय का 1% निश्चित कर देना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोलने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो 1% फिक्स कर देना चाहिए। उसके बाद है बालिका विद्यालय हेतु अनुदान में उदारता। जब भी बालिका विद्यालय की बात हो या बालिका विद्यालय अगर स्थापित हो रहे हैं तो वहाँ अनुदान में उदारता अपनानी चाहिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा उदारता अपना करके सहयोग राशि प्रदान करनी चाहिए ताकि स्त्रियों की शिक्षा में सुधार हो सके। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बालिकाओं की शिक्षा जहाँ तक हो सके निःशुल्क देनी चाहिए। उसके बाद छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए और साथ ही साथ जो छात्रावास होती हैं उसमें महिला निरीक्षकों की नियुक्ति, जैसे अभी कस्तूरबा विद्यालय में है ना, महिला निरीक्षक होती हैं, उसमें महिला टीचर ज़्यादातर होती हैं। तो उसी तरह अगर छात्रावास बनाया जाता है तो उसमें छात्रावास में जो औरतें ही महिला निरीक्षण का काम करेंगी, निरीक्षकों की नियुक्ति महिलाओं के लिए किया जाए भी इसमें बोला गया था। उसके बाद महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, जो भी महिला विद्यालय है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा निर्धन छात्राओं की छात्रवृत्ति तो बता चुके हैं आप लोग को, यथासंभव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए अलग से विद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण भी खोला जाना चाहिए। अलग से महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की भी बात की थी जहां केवल महिलाएं ट्रेनिंग ले सकें। और एक बहुत इसके बाद है कि शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में बालिका शिक्षा की प्रगति अलग से दर्शाई जाए जिससे तत्काल तदनुकूल कदम उठाए जा सके। अर्थात बालिकाओं मतलब जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है कि हमने इतना इस शिक्षा पे ख़त्म किया है, उच्च शिक्षा पे इतना पैसा लगा है, तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक अलग से रिपोर्ट बनाई जाए और उसमें दिया जाए कि बालिकाओं की शिक्षा पर इतना प्रतिशत ख़त्म हुआ है, इतने विद्यालय खोले गए हैं और इतनी धनराशि उसमें व्यय हुई है। ये सारी चीज़ें अलग से दर्शाया जाए ताकि वो फोकस हो सके कि एक्चुअली बालिकाओं की शिक्षा में कितना सुधार हुआ है। उसके बाद है मुसलमानों की शिक्षा। मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में इन्होंने बोला था कि आयोग ने अनुभव किया कि उस समय मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। उसने उनकी शिक्षा के प्रसार के लिए मिलकर सुझाव दिए। मुसलमान बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं, अलग से स्कूल खोलने की भी बात की गई थी। जैसे मैंने वुड डिस्पैच भी बताया था आपको, उसमें भी अलग से स्कूल खोले जाने की व्यवस्था थी। तो इन्होंने उसके नियम को आगे रखा, उसी आयोग को आगे बढ़ाया और उसी बातों को उस आयोग में जो कहा गया था उड डिस्पैच में कहा गया था कि मुसलमानों के लिए, या फिर आप देखते हैं कि इसके बाद भी चलेंगे तो अलग से विद्यालय खोलने की बात होती है। तो इन्होंने भी अलग से स्कूल खोले जाने की बात की थी। इन्होंने बोला कि शिक्षा का जो माध्यम होता है, शिक्षा के माध्यम की जो बात की थी, तो शिक्षा के माध्यम के इन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम पारसी भाषा होनी चाहिए। हिंदुस्तानी भाषा तो होनी चाहिए लेकिन फारसी भाषा भी होनी चाहिए। मुसलमान बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए और जैसे कि यहाँ बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग से रिपोर्ट देने की बात की गई थी, उसी तरह इसमें भी मुसलमानों शिक्षा के लिए वार्षिक रिपोर्ट में अलग से शो करने की बात की गई थी कि कितना मध्य प्रतिशत या कितना पैसा आपने खर्च किया। इसके अलावा कुछ है जो इसमें नहीं आ सका, जैसे निम्न जातियों की शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने सुझाव दिया था कि निम्न जातियों जो छोटे जाति के लोग हैं उस समय चूँकि भेदभाव की बात काफ़ी होती थी, तो उसमें ये भी बोला गया था कि जो स्थानीय निकाय है उसके द्वारा स्कूलों में बिना जनजाति के भेदभाव के सभी बच्चों को प्रवेश दिया जाए। पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों के लिए सरकार अलग से विद्यालय खोलें। पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चे के स्कूलों में यथासंभव पिछड़ी एवं निम्न जाति के शिक्षक ही, देखिए सब वही है, निम्न जाति के बच्चों की भी बात हो रही है। पिछड़ी जाति उस समय जाता था तो उसमें भी बोला गया था, जैसे यहाँ बालिका विद्यालय में थी स्त्रियों शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई थी। मुसलमान स्कूल में मुसलमान शिक्षकों की बात की गई थी और निम्न जाति के जो पिछड़े विद्यालय खोलने की बात हुई थी उसमें पिछड़े जाति के लोग उसमें भाग लेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक शिक्षा के संबंध में। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाए, ऐसा बोला गया था कि सरकारी स्कूलों में भी किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। सरकारी स्कूलों में, गैर सरकारी स्कूलों में प्रबंधकों की इच्छा से किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। गैर सरकारी स्कूल में प्रबंधकों की इच्छा से दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को अनुदान देते समय शैक्षिक उपलब्धि को, अब हम ऐसा नहीं है कि कोई चला रहा है और उसमें हम जा रहे हैं और उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और बहुत ज़्यादा पैसा दे दिए क्योंकि वो किसी स्पेशल मिशनरी है, ईसाई को या फिर मुस्लिम को या फिर हिंदू धर्म को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। हमको वहाँ इस तरह से फंड देना है, अगर उसका एजुकेशनल अचीवमेंट ज़्यादा है तब हम उसको फंड दे देंगे। तो वही कहना था कि एजुकेशनल अचीवमेंट को देख करके, शैक्षिक प्रगति को देख करके हमको उसको फंड प्रोवाइड करना है, ना कि उसके धर्म को देख करके करना है। भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों के संबंध में भी कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईसाई मिशनरी काफ़ी ये थे और ईसाई मिशनरी भी अपना स्थिति सही करना चाहते थे। तो कहा गया कि ईसाई मिशनरी भारतीय शिक्षा में वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारतीयों की शिक्षा पर उनका नियंत्रण हो। इसी आशा और विश्वास के साथ उन्होंने काफ़ी लॉर्ड रिपन को रिक्वेस्ट भी किया था, परंतु आयोग ने ईसाई मिशनरी की आशा पर पानी फेर दिया। इस संबंध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। किसी भी स्थिति में भारतीयों की शिक्षा का भार ईसाई मिशनरियों पर नहीं दिया जाए, ऐसा कहना था किसका, मतलब कि ये हंटर कमीशन ईसाई मिशनरियों को नहीं दिया। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाए। इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला था, इन्होंने पूरी तरह से ईसाई मिशनरी को भार नहीं दिया कि ईसाई जो मिशनरी होते हैं उनको इन्होंने पूरा भार नहीं दिया, और साथ ही साथ बोला जो ईसाई मिशनरी चला रहे हैं स्कूल और जो हिंदू स्कूल चलाए जा रहे हैं, दोनों में कोई भी भेदभाव बरतने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार सभी स्कूलों के लिए सहायता अनुदान की शर्तें समान होनी चाहिए। जो ईसाई मिशनरी के स्कूल का अनुदान सहायता है और जो हिंदू स्कूल हैं, सबको समान रूप से अनुदान देने की ज़रूरत है, अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं बोली इन्होंने। साथ ही भारत में शिक्षा का प्रसार तभी संभव है जब भारतवासी इस कार्य के लिए आगे आएँ। इसीलिए इन दोनों ईसाई मिशनरी और भारतीयों में किसी प्रकार को प्रोत्साहित करना हो तो भारतीयों को किया जाए। मतलब कि ईसाई मिशनरी में भी जो एजुकेशन सिस्टम दिया जा रहा है उसमें भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाए, और हिंदू ऑलरेडी जो स्कूल चल रहे हैं वो तो भारतीयता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हंटर कमीशन ने जो ईसाई मिशनरियों को एक कड़ा जवाब दिया, उन्होंने पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं किया कि आप आए हैं तो ईसाई है तो ईसाई को हम बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे, ऐसा था। तो ईसाई मिशनरी में 3 पॉइंट याद रखिएगा कि इन्होंने दोनों को साथ रखने की बात की कि जैसा हिंदू स्कूल है वैसे ही ईसाई मिशनरी है। ईसाई मिशनरी को इन्होंने जो भी उन्होंने सुझाव दिया उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, तो इन्होंने बहुत उसको प्रोटेक्ट ईसाई मिशनरी को नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 2 चीज़ याद रखिएगा, ईसाई मिशनरी के बारे में इन्होंने क्या कहा और साथ ही साथ इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। बाकी सब आज क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।